बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टोइकियोमेट्री के पार्ट 2 के एक्सप्लेनेशन के साथ ये वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। तो लास्ट जो लेक्चर मैंने आपको समझाया था उसमें मैंने तकरीबन एग्जाम्पल 1.7 तक थोरोली जो है ना वो आपको वो तमाम बातें सिखा दी थी एग्जाम्पल के साथ, जो कि इस चैप्टर के हिसाब से इम्पॉर्टेंट थी। ठीक है, तो जो अब इसके सेकंड पार्ट है इसमें हम आगे का लेक्चर कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये जो वीडियो है ये कंप्लीट हो जाए। ठीक है, पेज नंबर 7 पर आप सीधा आ जाएंगे। अब देखें यहाँ पर इससे पहले जो वीडियो आपने देखी होगी तो उसमें आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ किस्म के रिलेशंस जो हैं उससे रिलेटेड सॉल्व एग्जाम्पल में न्यूमेरिकल्स हमारे पास ग्रेजुअली आ रहे थे। तो आज जो आप न्यूमेरिकल सीखना स्टार्ट करें वो कहाँ से, जिसमें कैलकुलेशन किससे बेस कर रही है, मास एंड वॉल्यूम रिलेशनशिप पर। तो एक बात ध्यान में रखिएगा, जब वॉल्यूम का जिक्र आता है कहीं पर भी, इसका मतलब यहाँ पर क्या चीज़ इन्वॉल्व हो जाती है, हमारे पास गैसेस इन्वॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो जब हमें कोई भी रिलेशन ऐसा मालूम करना होता है जिसमें मास और वॉल्यूम, हमें दोनों में से कोई एक चीज़ गिवन होती है, दूसरी हमें फाइंड आउट करनी होती है और उसके अकॉर्डिंग्स में हमें नंबर ऑफ मोल्स या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कैलकुलेट करने पड़ते हैं। तो उसका क्या प्रोसेस है इसको आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक है मेरे पास मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। और अब हम नेक्स्ट जो पेज है उस पर मूव करते हैं और देखते हैं कि वहाँ कौन सी सॉल्व एग्जाम्पल जो है वो हम सीखने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप सो कि ठीक से नज़र आ रहा होगा आपको यहाँ पर इस वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एग्जाम्पल नंबर 1.8 जो है इसको आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इसमें इसने आपसे कहा क्या है। पहले की इक्वेशन देखिए, ये है 2KClO3 यानी 2 पोटाशियम क्लोरेट। हम इसे हीट करें, पोटाशियम क्लोरेट सॉलिड फॉर्म में होती है। ठीक है, हमने इसको हीट किया, हीट करने पर ये डिकम्पोज हो गई यानी ब्रेक डाउन हो गई, टूट गई कम्प्लीटली 2KCl यानी 2 पोटेशियम क्लोराइड प्लस 3 ऑक्सीजन में। अब जो गौर करने वाली बात है वो क्या है कि रिएक्टेंट जो है मेरे पास KClO3 सॉलिड है, लेकिन जब प्रोडक्ट मिल रही है मेरे पास तो एक प्रोडक्ट मेरे पास सॉलिड है और दूसरी कौन सी है, मेरे पास गैस है। ठीक है, इक्वेशन हमने देख ली। अब देखते हैं कि क्वेश्चन में इसने पूछा क्या है और कितनी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की है। ये कहता है कि सॉलिड पोटेशियम क्लोरेट KClO3 का जो मास है वो कितना है, 49 ग्राम है। ये कहता है आपने इसको हीट किया और हीट करने पर ये टोटली डिकम्पोज हो गया। डिकम्पोज होने का मतलब होता है कि अपने जो पार्ट्स हैं उसमें कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो गया और ब्रेक डाउन होने के बाद इसने आपको क्या चीज़ दी, पोटेशियम क्लोराइड और साथ में ऑक्सीजन गैस जो है वो लिबरेट हुई है। ठीक है, अभी कहता है कि आपने क्या करना है, आपने ये बताना है कि ऑक्सीजन गैस का जो वॉल्यूम है जो लिबरेट हुआ है वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देख लीजिए कि इस डेटा में आपको क्या क्या चीज़ें गिवन है। पहली चीज़ तो आपके पास एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है जिससे नंबर ऑफ मोल्स का आपको आइडिया हो जाता है कि 2 मोल्स पोटेशियम क्लोरेट जो है आपको 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, दूसरी चीज़ जो है वो आपको क्या मिल जाता है कि जो पोटेशियम क्लोरेट का मास यहाँ पर इस्तेमाल किया है वो है 49 ग्राम। और तीसरी चीज़ जो आप कैलकुलेट कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन के इन चीज़ों के फॉर्मूले से आप इनके मॉलिक्यूलर मासेस को कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले KClO3 का मॉलिक्यूलर मास जो वो यहाँ कैलकुलेट कर लेती हूँ, क्योंकि इसके बाद ये जो मॉलिक्यूलर मास है ये मुझे कैलकुलेशन में इस्तेमाल करना है। तो हम क्या करेंगे, ग्रेजुअली तमाम चीज़ों के जो इंडिविजुअल मासेस हैं इसको रखेंगे और इसके बाद इसको ऐड कर देंगे जहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे कि यहाँ ऑक्सीजन है, ये 3 है, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। बाकी तमाम इंडिविजुअल मासेस जो हैं, जैसे क्लोरीन का 35.5 है, पोटेशियम का 39 है, इन सबको ऐड करने के बाद मेरे पास जो आंसर आ रहा है 122.5 AMU है। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास आई होप सो कि आपको निकालना आता होगा। अब आपने करना क्या है कि डेटा में आपको जो जो चीज़ें गिवन है आप पहले वो लिख लीजिए। आपको क्या चीज़ें पता है, पोटेशियम क्लोरेट का मास जो कि 49 ग्राम है, और आपको ये मालूम करना है कि ऑक्सीजन गैस का जो वॉल्यूम है वो कितना होगा। अब आपने इसको सॉल्व करना। सॉल्व करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोरेट फाइंड आउट कर लीजिए। कितना गिवन मास दिया हुआ है मुझे डेटा में, 49 ग्राम। ठीक है, मैंने 49 ग्राम को ऊपर रखा, डिवाइडेड बाय जो मॉलिक्यूलर मास है वो मैंने अभी निकाला है, वो कितना 122.5। तो इसको मैंने डिवाइड करने के बाद क्या चीज़ फाइंड आउट कर ली, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे इसे कैलकुलेट करके देख भी सकते हैं साथ साथ कि मैंने क्या किया है, 49 को डिवाइड किया है 122.5 से और मेरे पास आंसर कितना आ रहा है, 0.4। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम, ये 2 मोल्स है पोटेशियम क्लोरेट के, इनसे हमें ऑक्सीजन कितना मिल रहा है, 3 मोल्स। तो हम रेशो लगा लेंगे कि 2 मोल्स पोटेशियम क्लोरेट जो उससे हमें कितने मिल रहे हैं, 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर मुझे 1 मोल ऑफ पोटेशियम क्लोरेट से फाइंड आउट करना है कि कितने ऑक्सीजन मिलेंगे, तो मैं क्या करूँगी, ये 3 एज इट इज़ रखूँगी
ये वाला 2 नीचे जाके डिवाइड होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 0.4 मोल्स जो है इससे कितना ऑक्सीजन हमें मिल सकता है ये मालूम करना है। तो आपने 0.4 को एज इट इज़ रखा, 3/2 को एज इट इज़ रखा, ये 0.4 जो है इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना इधर ला के, ठीक है। तो इस पूरी इक्वेशन में आपने करना क्या है, सिर्फ कि 3/2 को मल्टीप्लाई किया है 0.4 से, तो इससे आपके पास 0.6 मोल ऑक्सीजन गैस के आ गए, ठीक है। यहाँ तक आपके पास क्या चीज़ आ गई, ये मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन आपको डेटा में क्या बात मालूम करनी थी कि आपको वॉल्यूम चाहिए था ऑक्सीजन गैस का, ठीक है। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर अब आपने क्या चीज़ मालूम करनी है, ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम मालूम करना है। तो आप क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, आपको पता है कि किसी भी गैस के 1 मोल में स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है, वो कितना होता है 22.4 डेसीमीटर क्यूब का, ठीक है। लेकिन वो शर्त कब होती है, जब आपके पास मोल कितना हो, 1 मोल। अब यहाँ तो आपने कैलकुलेट किया था कितने मोल आ रहे थे, 0.6। तो इसका मतलब अगर 1 मोल में 22.4 डेसीमीटर क्यूब आता है तो 0.6 में कितना आएगा, सिंपल सी बात है, 22.4 को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 0.6 से, आपके पास आंसर आ जाएगा 13.44, ठीक है। इन सारी चीज़ों को एक दफ़ा करके आप चेक कर लीजिए। यहाँ से आप कैलकुलेशन को दोबारा से चेक करेंगे। 3 को आप सबसे पहले डिवाइड करेंगे 2 से, जो भी आंसर आपके पास आ रहा है 1.5, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 0.4 से, ठीक है। इससे आपके पास क्या चीज़ आ जाएगी, आपके पास आ जाएंगे 0.6 मोल, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, 0.6 को मल्टीप्लाई करना है, 0.6 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 22.4 से। इससे आपके पास आंसर आ जाएगा, वो कितना होगा 13.44 डेसीमीटर क्यूब। ये आंसर करेक्ट आ रहा है आपका, ठीक है। यहाँ तक ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। अब अगला जो रिलेशन है इसको देखते हैं। सेल्फ असेसमेंट का जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये मैंने अपनी वीडियोस में किया हुआ है, आप चेक कर लीजिएगा। सेल्फ असेसमेंट चैप्टर नंबर 1 क्लास 11 की केमिस्ट्री में आपको सारे सेल्फ असेसमेंट तमाम चैप्टर्स के मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अगली चीज़ क्या है, अब आपके पास जो रिलेशन है वो है वॉल्यूम रिलेशनशिप। यानी जाहिर सी बात है, ये भी किसकी बात हो रही है, गैस की बात हो रही है। वॉल्यूम रिलेशनशिप में किस तरीके से हमें क्या चीज़ मालूम करनी है, इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, ठीक है। ये भी आसान सा है। ये एग्जाम्पल है मेरे पास 1.9। इसको देखें। सबसे पहले तो आपके पास एक रिएक्शन है जिसमें ब्यूटेन गैस है, ये ऑक्सीजन गैस के साथ मिलकर क्या करती है, ये बर्न होती है, और बर्न होने के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है इसको फॉर्म करती है, ठीक है। कंप्लीट बर्निंग हो जाती है। एक्चुअली ये प्रोसेस है कंबस्शन है, ठीक है। अब इसने आपको जो जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो कौन कौन सी, एक तो ये कि 50 डेसीमीटर क्यूब है ब्यूटेन गैस का, ठीक है। ये वाली जो गैस है आपके पास, इसका कितना वॉल्यूम बताया हुआ है, 50 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। दूसरी चीज़ है वो आपके पास इक्वेशन है जिसमें आपको मोल रेशो पता चल जाएगा कि 2 मोल्स हैं यहाँ पे ब्यूटेन गैस के, और वो जो है 13 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ मिलके 8 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 10 मोल्स ऑफ वाटर फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। आपको क्या करना है कि वॉल्यूम बताना है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, ठीक है। इसका वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करना है। अच्छा, अब डेटा में देख लें आपके पास क्या क्या चीज़ है। नंबर 1 जो चीज़ मालूम करनी है वो इन्होंने सबसे पहले लिख दी कि वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एसटीपी पे आपको मालूम करना है, या अननोन है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। जो वॉल्यूम ब्यूटेन गैस का है ये इसने आपको दिया हुआ है 50 डेसीमीटर क्यूब, ये डेटा में मौजूद है, वो एज इट इज लिख दें। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन के हिसाब से देखें, 2 मोल है ब्यूटेन गैस के, और ये कितने मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रही है, 8, ठीक है। तो आप सबसे पहले रिलेशन लिख लीजिए कि 2 डेसीमीटर क्यूब ब्यूटेन गैस जो है इससे कितना मिल रहा है हमें, 8 डेसीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर हमें 1 के लिए निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, 8 को एज इट इज रखेंगे, 2 को डिवाइड कर देंगे नीचे लाके। अब फर्स्ट कर लीजिए, ये रिलेशन तो मुझे पता चल गया 1 डेसीमीटर क्यूब के हवाले से। अगर मुझे 50 डेसीमीटर क्यूब के हवाले से करना है तो क्या करना है, जस्ट 8/2 को मल्टीप्लाई कर देना 50 से, आंसर आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। सादा सी कैलकुलेशन है तो उसको मैं करके नहीं दिखा रही यहाँ पे, जस्ट 8/2 करेंगे, जो भी आंसर है इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 50 से, 200 डेसीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा आपको, क्लियर। अगला जो काम है वो है राउंडिंग ऑफ डेटा। अब ये जो राउंडिंग ऑफ डेटा है इसकी ज़रूरत कब पेश आती है, देखें इसकी ज़रूरत उस वक्त पेश आती है जब डेटा में जो आपके पास आंसर आ रहा होता है
वो या तो बहुत बड़ा होता है या बहुत छोटा होता है, यानी उसके साथ या तो 10 की बहुत सारी वैल्यूज़ लगी हुई होती है, यानी बहुत ज़्यादा ज़ीरो ऐड होते हैं, या फिर वो बिल्कुल फ्रैक्शन में आ रहा होता है, जैसे कि 0.000 करके कुछ आंसर आ रहा होता है, तो उसको लिखना, उसको ये कह लीजिए कि कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसकी छोटी सी मिसाल है, जैसा कि देखें आपके पास एवोगैड्रो नंबर है, कितना बड़ा एक नंबर है, ठीक है, तो उसको एक्सपोनेंट में लेकर आना पड़ता है और उसको राउंड ऑफ करना पड़ता है। तो इन चीज़ों की वजह से राउंडिंग ऑफ डेटा जो है उसको हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। आपने क्या करना है, सबसे पहले तो उसकी डेफिनेशन देख लीजिए। टू रिड्यूस ए नंबर अप टू द डिजायर्ड सिग्निफिकेंट फिगर एंड एडजस्ट द लास्ट रिपोर्टेड डिजिट इज नोन एज राउंडिंग ऑफ डेटा। यानी राउंडिंग ऑफ डेटा आप कब इस्तेमाल करेंगे, जब आप बिल्कुल कोई करीब तरीन एक्यूरेट नंबर जो है वो लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, उसको अपनी पसंद के सिग्निफिकेंट नंबर्स जो हैं वहाँ तक लिमिटेड कर देते हैं, और इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, राउंडिंग ऑफ डेटा। अब ये जो अपनी पसंद के सिग्निफिकेंट नंबर है ना, इसके भी कुछ रूल्स होते हैं जो भी मैं नेक्स्ट स्टेप में आपको सिखाऊंगी कि किस तरीके से आप इसको राउंड ऑफ करेंगे, ठीक है। तो जल्दी जल्दी हम इसके जो है रूल्स है इसको देख लेते हैं। आपके पास ना यहाँ पर 3 केसेस हैं। पहला केस क्या है कि आपके पास जो आखिरी डिजिट है वो 5 हो। दूसरा केस क्या हो सकता है कि आपके पास जो आखिरी डिजिट है वो 5 से बड़ा हो। और तीसरा केस क्या होता है कि आपके पास जो आखिरी डिजिट है वो 5 से छोटा हो। यानी हमने 3 क्राइटेरिया बना लिया कि 5 नंबर को तो हम क्या करेंगे, अगर लास्ट नंबर 5 है, अगर लास्ट नंबर 5 से बड़ा है तो क्या करना, और अगर लास्ट नंबर 5 से छोटा है तो क्या करना है, ठीक है। जल्दी जल्दी इसको देख लीजिए और कोशिश कीजिएगा कि इस वाले हिस्से को ज़रा गौर से सुने, क्योंकि आगे भी फिर जब राउंडिंग ऑफ डेटा होता है तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। पहली कंडीशन इसने क्या कही कि अगर जो डिजिट जो सबसे लास्ट में है, जहां आप ड्रॉप करना चाह रहे हैं, वो डिजिट जो है वो आपका ग्रेटर देन 5 हो, यानी अगर वो 5 से बड़ा है, फॉर एग्जाम्पल 6, 7 कुछ भी है, तो अब आप क्या करेंगे, देखें जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक नंबर है 5.768, इसमें आखिरी डिजिट क्या है 8 नंबर क्या है 5 से बड़ा है। तो अब जब मैंने इस नंबर को ड्रॉप करना है तो उसका जो सेकंड लास्ट नंबर है इसको 1 इंक्रीज कर दिया जाएगा, जैसे कि ये 5.76 के बजाय 5.77 हो जाएगा, ठीक है। आखिरी नंबर आपने ड्रॉप कर दिया और सेकंड लास्ट नंबर को 1 बढ़ा दिया, ठीक, क्लियर हो गई बात। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, आपके पास फर्ज कर लीजिए कि जो लास्ट डिजिट है वो आपके पास 5 से छोटा है, जैसे कि यहाँ देखें 5.734। ऐसी कंडीशन में आपने क्या करना है, ये जो लास्ट डिजिट है 4 इसको ड्रॉप कर दीजिए, जो सेकंड लास्ट डिजिट है बस यहीं तक नंबर लाके स्टॉप कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा 5.73। इस तरीके से आप अपना डेटा रिपोर्ट कर देंगे, क्लियर हो गई बात। अब नेक्स्ट कंडीशन आपके पास क्या है कि फर्ज कर लीजिए जो लास्ट डिजिट आप ड्रॉप करने वाले हैं वो 5 ही है, यानी कि 5 नंबर है, तो अब आप क्या करेंगे। अच्छा, अब इसके बिना 2 केसेस हैं। पहला केस क्या है कि लेट सपोज आपके पास ये एक डेटा है जिसका आखिरी नंबर क्या है 5, और आप चाह रहे हैं कि अब आप इसको राउंड ऑफ करें, तो आपने देखना है कि जो सेकंड लास्ट डिजिट है वो क्या है। सेकंड लास्ट डिजिट है आपके पास 6, आपने इसको चेक करना है कि क्या ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है, ठीक है। आपको पता है कि 6 नंबर क्या होता है, ये इवन नंबर होता है। ऐसी सूरत में जब आपके पास इवन नंबर ही आ रहा है तो आप क्या करेंगे, इसको इतना ही छोड़ देंगे एज इट इज, ठीक है, यानी सेकंड लास्ट डिजिट इवन नंबर है उतना ही छोड़ दीजिए। कैसे लिखेंगे आप 7.86। लेकिन नेक्स्ट सपोज आपके पास आखिरी डिजिट तो 5 है, मगर जो सेकंड लास्ट डिजिट है वो आपके पास कोई सा भी ऑड नंबर है, जैसे कि यहाँ पे देखिए 23.35 है, तो 5 से पहले वाला डिजिट क्या है आपके पास 3 नंबर क्या होता है आपके पास 3 नंबर होता है ऑड नंबर, ठीक है। तो ऑड नंबर के लिए आपने क्या करना, अब आपने इसको इवन में कन्वर्ट करने के लिए 1 ऐड कर लेना है, यानी इस डेटा में अब आप क्या लिखेंगे, ये है 23.4। सिंपल सा रूल है। सेकंड लास्ट डिजिट अगर इवन नंबर है एज इट इज छोड़ दीजिए, सेकंड लास्ट डिजिट अगर ऑड नंबर है 1 इंक्रीज करके उसको राउंड ऑफ कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। होप सो कि ये राउंडिंग ऑफ डेटा जो है ये आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ देखिए इस पेज पे जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए ये जस्ट थ्योरेटिकल काम है, ठीक है, इसमें से कुछ भी पेपर में आने वाला नहीं है। ये आपको बता रहा है एक्सपोनेंशियल नोटेशंस क्या होती है। एक्सपोनेंशियल नोटेशन का मतलब होता है कि अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ नंबर्स आपको 10 की पावर में रिपोर्ट्स हो रहे होते हैं, ठीक है, या कुछ नंबर ऐसे हैं जो कि 10 की पावर में रिपोर्ट है और आपसे कहा जा रहा है कि आप इसको नॉर्मल जो नोटेशन है इसमें लिख दीजिए। तो उसके लिए क्या रूल होता है, देखें इसके लिए सिंपल सा रूल होता है कि आपके पास एक नंबर है, लेट सपोज आपके पास ये नंबर है 6.02 10 की पावर 23।
ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 3 चीज़ें हैं जो आपको नजर आएंगी। सबसे पहले तो ये एक नंबर होगा आपके पास, ठीक है, दैट इज सेड टू बी द n। ये n है आपका, इसको कहा जाता है, ये कोएफिशिएंट है। दूसरी चीज़ है आपके पास ये 10 नंबर, दैट इज सेड टू बी द बेस, ठीक है। और लास्ट जो चीज़ है वो आपके पास ये चीज़ है, ये कहलाएगी आपकी एक्सपोनेंट, ठीक है। तो आपने 3 चीज़ें देखी, कोएफिशिएंट है, ये आपका बेस है, और ये क्या चीज़ है आपकी एक्सपोनेंट्स, ठीक है। एक्सपोनेंट्स आपकी प्लस में भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है, लेकिन आपकी जो बेस है ये हमेशा पॉजिटिव नंबर में होगी। बस इतनी ही बात है जो आपको यहाँ याद रखनी है कि एक्सपोनेंट्स में जो नंबर है ये माइनस में हो सकते हैं, लेकिन जो बेस है ये हमेशा पॉजिटिव होगी, ठीक है। और ये वाला जो नंबर है ये भी पॉजिटिव होगा। क्लियर हो गई बात आपको? अब आ जाए आप नेक्स्ट पेज पे, क्योंकि इस पेज में बस ये सारी जो बातें इनका समझ लीजिए कि समराइज अगर मैं करूँ तो बस ये 3 चीज़ें जो मैंने आपको सिखाई है ना, वही समराइज है कि ये हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा, ये हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा, और एक्सपोनेंट प्लस या माइनस में हो सकता है, ठीक है। आ जाए पेज नंबर 11 की तरफ तेजी से। यहाँ पे स्पीड में हम कुछ काम करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। ये ऐड करना सिखा रहे हैं आपको। आप चाहे तो साइंटिफिक यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो नॉर्मल से भी इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये कह रहे हैं 2 नंबर है, दोनों के एक्सपोनेंट्स डिफरेंट है, आपने क्या करना है, एक्सपोनेंशियल नोटेशन का रूल फॉलो करते हुए इनको ऐड करना है। ये 2 नंबर कौन से, 1.31 इंटू 10 की पावर 3, और दूसरा नंबर है आपके पास 3.15 10 की पावर 2। यहाँ पर एक काम आपने तो ये करना है कि क्योंकि आप चाहते हो कि पॉइंट के नीचे पॉइंट ऐड हो जाए, ठीक है। दूसरी बात ये कि आप ये भी चाहते हो कि अगर आप ऐड करने जा रहे हैं तो अगर आपके पास बेसिस सेम हो जाएंगी तो ऐड करने का प्रोसेस आसान हो जाएगा। तो 3.15 के साथ क्या चीज़ है, 10 की पावर 2। आपने सबसे पहले काम क्या करना है, 10 की पावर 2 को 10 की पावर 3 में कन्वर्ट करने के लिए एक पॉइंट एक्स्ट्रा बस यहाँ पे लगा देना है, और इस तरीके से एक्सपोनेंट में एक नंबर बढ़ जाएगा। क्लियर? यानी 1.31 एक्सपोनेंट 3 तो एज इट इज़ रहेगा। इसमें क्योंकि आपने क्या किया, 10 की पावर 3 करनी थी, तो इस वजह से यहाँ पर एक फ्रैक्शन बढ़ा दिया, यहाँ पर एक एक्सपोनेंट इंक्रीज कर दिया। 0.315 हो जाएगा इंटू 10 की पावर 3। अब क्या होगा, बेस टू बेस सेम हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा, एक बार लिख दिया जाएगा 10 की पावर 3। और ये नंबर बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आप चाहे तो हैंड से ही कैलकुलेशन कर लें। 5 के नीचे 5, 1 and 1 2 हो जाएंगे, 3 and 3 6 हो जाएंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट और 1 1, ठीक है। क्लियर? कुछ भी नहीं है इसमें ऐसा, बस आपने बेस दोनों की सेम थी ऑलरेडी, आपने इसके एक्सपोनेंट्स को सेम किया, ऐड कर लिया। अच्छा, अब दूसरी जो चीज़ है वो क्या है कि फर्स्ट कर लीजिए आपको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई आपने 2 नंबर करना, एक है 7.0 एक्सपोनेंट 12, दूसरा है 2.0 एक्सपोनेंट -3। ध्यान में रखिएगा यहाँ पर जो आपके पास एक्सपोनेंट है वो माइनस में। सबसे पहले तो आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, तो जस्ट ये जो दोनों आपके नंबर है जिसको कोएफिशिएंट कहा जाता है, इसको पहले एज इट इज़ उतार लीजिए, 7 मल्टीप्लाई बाई 2, और इसको सबसे पहले सॉल्व कर लीजिए, 7 2 = 14 एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, अपने बेस को एक बार उतारना। ये बेस क्या था आपके पास 10, पहली एक्सपोनेंट क्या थी आपके पास 12 एज इट इज़ लिख लीजिए। अब दूसरी एक्सपोनेंट आपके पास क्या थी, -3, तो अब आपने क्या करना है, ऊपर इस -3 को एज इट इज़ लेके चले जाना है, ठीक है। जैसे ही आप इसको ऊपर लेकर जाते हैं, -3 करते हैं, तो 10 में से जब आप 3 को माइनस करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 9 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात? आपने क्या करना है, जैसे ही 12 में से 3 को माइनस किया, 10 की पावर 9 हो गई। अब आपने क्या किया, इसको यहाँ तक चाहे तो रिपोर्ट कर दें, वरना फिर एक काम और कर सकते हैं कि 10 की पावर 10 कर दें, यहाँ पर एक फ्रैक्शन पीछे ले जाएं, यानी ये 14 है। आपने क्या करना है, पॉइंट पीछे मूव करना है, जिसकी वजह से एक्सपोनेंट एक बढ़ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा 1.4 10 की पावर 10। इतनी सी बात, ठीक है। तो बस जस्ट आपने करना क्या होता है, जब मल्टीप्लाई करना होता है तो नंबर जो होते हैं यानी कोएफिशिएंट होते हैं उनको एज इट इज मल्टीप्लाई कर देते हैं, जबकि पावर्स जो होती हैं इसको ऐड कर दिया जाता है। अच्छा, फर्स्ट के लीजिए यहाँ पर -3 के बजाय पावर +3 होती, तो आप क्या करते, आप 12 में ऐड कर देते 3, ठीक है। उसके बाद आपका आंसर क्या आ जाता, आपका आंसर 15 आ जाता। क्लियर हो गई बात? तो क्योंकि पावर माइनस में थी, इस वजह से 12 में से 3 माइनस करने पे आंसर 9 बचा, लेकिन अगर पावर प्लस होती तो जस्ट ऐड होती। क्लियर हो गई बात? अगली चीज़ पर आ जाइए। अगली चीज़ और भी ज़्यादा आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें। ये डिवाइड करने कह रहे हैं आपको, 2 नंबर हैं जिसमें एक्सपोनेंट्स जो हैं सबसे पहले उसको आप डिवाइड कर लेंगे, यानी 6.60 इंटू 10 की पावर 8 एज इट इज़ लिखिए। इसको डिवाइड करना आपको 3.20 एक्सपोनेंट 3 से, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये कीजिए, इस वाले पार्ट को आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इस पार्ट को सॉल्व करने पर देखें आपके पास क्या आ रहा है, ये 6.60 एज इट इज़ लिखें, 6.60, ठीक है।
इसको आप डिवाइड करेंगे 3.20 से। क्लियर हो गई बात? आपके पास आंसर आ रहा है 2.06। इसे करेक्ट कर लीजिएगा क्योंकि ये मिसप्रिंटेड था, यहाँ पे 2.60 नहीं 2.06 ही होगा आपके पास आंसर। क्लियर? अच्छा, इसके बाद अब आते हैं हम अपने बेस की तरफ। ये पहली बेस जो है 10, ये इसकी भी सेम है और इसकी भी सेम है। बेस को एक बार उतार लीजिए, 8 ऊपर एज इट इज था रख लीजिए। जब डिवाइड में नीचे नंबर 3 है तो ऊपर जाकर उसकी जो साइन है वो तब्दील हो जाएगी, यानी ये नीचे +3 था ऊपर चला जाएगा तो -3 होगा। फर्स्ट कर लीजिए, ये नीचे -3 होता, ये ऊपर जाता तो क्या हो जाता, +3 होता। यानी डिवाइड के केस में जब भी नीचे वाली बेस का जो भी एक्सपोनेंट है वो ऊपर मूव करेगा तो एज अ रिजल्ट वो अपनी साइन तब्दील कर लेगा, यानी ये +3 ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा। अगर कोई ये -3 होता तो ऊपर जाके ये +3 हो जाता। ठीक है, 8 में से 3 गए, क्या बचेंगे 5। जस्ट आपने यहाँ ऐड कर लेना है, इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं करना है न्यूमेरिकल में। क्लियर हो गई बात? तो इस तरीके से आपने ऐड करने का, माइनस करने का और डिवाइड करने का जो प्रोसेस है और साथ में मल्टीप्लाई करने का, ये सारी चीज़ें जो है वो सीखनी है। ठीक है, अगली जो टर्म है वो मेरे पास है इस वक्त पावर्स। इसके साथ क्या करना है इसको देखते हैं जल्दी से नेक्स्ट पेज पे। ये स्टूडेंट्स तो यहाँ पर देखें हमारे पास है कुछ पावर्स। ये कह रहा है कि सिंप्लीफाई करना आपको 3.25 × 10⁴ इसका स्क्वायर। ठीक है, किस तरीके से करेंगे इसको देखें। सबसे पहले तो स्क्वायर का मतलब है कि ये जो स्क्वायर है ये आपके 3.25 के साथ भी और ये 10⁴ के साथ भी है। तो आपने 3.25 के साथ भी स्क्वायर लगा दिया और उसके बाद 10 की जो पावर है इसको आपने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया 4 × 2। ठीक है, 4 को मल्टीप्लाई कर दें आप 2 से। क्लियर हो गई बात? एक मरतबा पावर सॉल्व हो जाएगी, क्या हो जाएगी 8। अब 3.25 का स्क्वायर निकालना है। आप चाहे तो अगर आपके पास साइंटिफिक है तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। इस वक्त मैं सिंपल कैलकुलेटर से करके दिखा रही हूँ। 3.25 को आप मल्टीप्लाई कर दें 3.25 से, आपके पास इस नंबर का स्क्वायर आ जाएगा। कितना हो जाएगा ये 10.56 × 10⁸। अब आप देख रहे हैं कि ये 10.56 और आप चाहते हैं कि जब भी आप साइंटिफिक नोटेशन में कोई चीज़ लिखें तो फर्स्ट प्रॉपर डिजिट के बाद ही आमतौर पे आप क्या लगाते हैं, डेसिमल लगाते हैं। तो इस वाले जो डिजिट के साथ जो डेसिमल लगा हुआ है आप इसको पीछे ले जाइए तो ये 1.056 हो जाएगा। एज अ रिजल्ट आप यहाँ पर एक पावर क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, तो ये कितना हो जाएगा 10⁹। ठीक है, डेसिमल मैंने पीछे किया है, पावर मैंने एक ऐड कर दी। इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा। अगली चीज़ आपके पास क्या है, फर्स्ट कर लीजिए आपको रूट निकालना है। अगर आपको रूट निकालना है और उसमें आपके पास इस तरीके से एक्सपोनेंट्स की शक्ल में चीज़ है तो आप क्या करेंगे। ये मेरे पास एक क्वेश्चन है, इसमें देखिए 2.5 × 10⁷ है। अब मैं इसको अगर सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो 2.5 का रूट निकालना मेरे लिए मुश्किल है एज कंपेयर टू 25 का रूट आसानी से निकल जाएगा। 25 का रूट क्या होता है, 5 होता है। ठीक है, तो मैंने क्या करना है, इसको 25 में कन्वर्ट कर देना और एज अ रिजल्ट जो पॉइंट मैं आगे लेके गई हूँ तो यहाँ मैं पावर को कम कर दूंगी, 7 से कितना कर दूंगी, 6 कर दूंगी। ठीक है, अब इसका रूट ले लूँगी। ये विदाउट कैलकुलेटर भी आसानी से निकल जाएगा। 25 का रूट क्या होता है, 5 × 5 यानी 5 जो है इसका रूट निकलेगा। और यहाँ पे जो पावर है 6, इसको पूरा आधा कर लीजिए, कितना हो जाएगा 10⁻3। ये ऐसे ही निकल जाएगा। इसके लिए आपको अभी कोई कैलकुलेटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट आप अपने ब्रेन में कर लीजिए। इससे कि 5 5 × 25 और 10⁻6 का हाफ हो जाएगा 10⁻3। ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। ठीक है, अच्छा अब जो है ऐसे क्वेश्चंस है, ये वाले क्वेश्चन जस्ट आपके लिए इसलिए होते हैं कि अभी आप आगे चल के जब प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पे राउंडिंग करना, डेटा को या एक्सपोनेंट्स निकालना आपके लिए आसान हो जाए। ठीक है, इसका पेपर से ऐसे सच कोई ताल्लुक नहीं होता। बहुत हो गया तो कभी कोई एक आध ब्लैंक आ जाती है, अदरवाइज वो भी नहीं आती। अब आ जाएं आप पेज 12 के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जो कि है लिमिटिंग रिएक्टेंट और उसकी कैलकुलेशंस। ठीक है, अच्छा सबसे पहले तो आप देखें इसमें आपने मार्क क्या करना है, आपने इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट या लिमिटिंग रिएजेंट की डेफिनेशन को मार्क करना है। इसको पहले मैं यहाँ रीड कर देती हूँ, उसको देखें। द रिएक्टेंट विच इज़ इंटायरली कंज्यूम्ड फर्स्ट ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट और लिमिटिंग रिएजेंट। होता क्या है स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट कर लीजिए कि आप कोई केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जैसे कि ए के साथ रिएक्शन करने जा रहे हैं बी। ठीक है, एज अ रिजल्ट आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगी, सी मिलेगी। अब होता क्या है कि फर्स्ट कर लीजिए ए जो है उसका आपके पास 50 ग्राम्स है और बी का कितना है 30 ग्राम्स है। अब होता क्या है कि अगर फर्स्ट कर लो दोनों में मोल रेशो 1:1 है,
ये 30 ग्राम इस 30 ग्राम ए के साथ रिएक्ट कर लेगा और प्रोडक्ट बना लेगा। लेकिन जैसे ये 30 ग्राम पूरा कंज्यूम हो जाएगा तो ए के पास 20 ग्राम बच जाएगा, एक्सेस में आ जाएगा, क्योंकि बी तो ख़त्म हो गया, तो अब इसके लिए रिएक्शन करना नामुमकिन है। तो ऐसा रिजल्ट वो रिएक्टेंट जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले पूरा कंज्यूम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है और उसके बाद प्रोडक्ट बननी बंद हो जाती है, उसको हम कहते हैं कि ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है या लिमिटिंग रिएजेंट है। इसने ना आपकी बुक में एक मिसाल दी है। अच्छा, इसने आपसे कहा है कि फ़र्ज़ कर लीजिए अगर आपको एक सैंडविच बनाना है तो आप क्या करते हैं कि 2 ब्रेड के पीस लेते हैं, उसके बीच में शामी कबाब जो है उसको पुट कर लेते हैं। इस तरीके से आपके पास एक सैंडविच बन जाता है। अच्छा, फ़र्ज़ कर लीजिए कि आपके पास 20 स्लाइस हैं ब्रेड के और 8 हैं आपके पास शामी कबाब। तो 8 शामी कबाब 16 पीसेस ऑफ ब्रेड के साथ तो कंज्यूम हो जाएंगे। अब 20 में से 16 को माइनस करेंगे, कितने बचेंगे आपके पास? 4 पीस ऑफ ब्रेड। तो ये जो 4 पीसेस ऑफ ब्रेड है ये एक्सेस रिएक्टेंट है, क्योंकि अब इसके सैंडविच नहीं बन सकते, शामी कबाब जो है इसके ख़त्म हो चुके हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस इक्वेशन में जो अभी मैं आपको समझा रही थी, इसमें जो शामी कबाब है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट या लिमिटिंग रिएजेंट है कि जैसे ही वो फुली कंज्यूम हो जाता है तो एज अ रिजल्ट जो दूसरा रिएक्टेंट होता है यानी कि ब्रेड के पीसेस वो यूजलेस हो जाते हैं। क्लियर हो गई बात आपकी? ठीक है, चलिए अब आते हैं हम और थोड़ा सा देखते हैं इस एग्जाम्पल को मज़ीद कि इसमें और किस तरीके से हमारी बुक में किया हुआ है काम। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं हम। यहाँ देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ना आपके पास हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हैं और ऑक्सीजन के भी 2 मॉलिक्यूल हैं, मगर इनको बनाना तो वाटर का एक मॉलिक्यूल ही है। वाटर का एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन चाहिए। सिमिलरली यहाँ पर एक दूसरा पेयर भी एग्जैक्टली सेम मौजूद है जो कि 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन के साथ है, ये भी एक ही वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा। तो 1 ऑक्सीजन इसका और 1 ऑक्सीजन इसका बच जाता है और ये मिलके ऑक्सीजन का एक एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल बना लेता है। तो ये जो है ऑक्सीजन ये आपके पास यहाँ पे एक्सेस रिएक्टेंट है और जो हाइड्रोजन है जो पहली कंज्यूम हो जाती है ये आपके पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, अब आप आ जाइए जल्दी से कि किस तरीके से इससे रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। हमारे पास एक एग्जाम्पल है 1.15, पहले इसको देख लें अच्छी तरह। यहाँ पर क्या है, मेरे पास इथीन है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बना रही है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस तरह का रिएक्शन जो है कंबस्शन रिएक्शन कहलाता है, जिसमें कोई भी चीज़ जब बर्निंग करती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म करती है। ठीक है, अच्छा अभी क्या कहता है कि फ़र्ज़ कर लीजिए जो मिक्सचर है जिसमें आपके पास इथीन और ऑक्सीजन गैस है, इसमें 2.8 ग्राम है आपके पास इथीन और 6.4 ग्राम है आपके पास ऑक्सीजन। ये दोनों मिलकर रिएक्शन करते हैं। ये आपसे कह रहा है कि आपने ये बताना है कि सबसे पहले तो ये बताइए कि इन दोनों में से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा, यानी पहले कौन सी चीज़ ख़त्म हो जाएगी। और दूसरी बात इसने आपसे कही कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मास प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा। इस इक्वेशन में आपको जो चीज़ें चाहिए होंगी कैलकुलेट करने के लिए, इसमें सबसे पहले तो मॉलिक्यूलर मास चाहिए होगा आपको, किसका? इथीन का। इसको पहले निकाल लीजिए। कार्बन के यहाँ पे कितने हैं? 2 एटम्स हैं, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। हाइड्रोजन के 4 हैं, इनको यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए। इन मल्टीपल्स को पहले सॉल्व करके इन दोनों नंबर्स को ऐड कर लीजिएगा, आपके पास आ जाएगा इथीन का मॉलिक्यूलर मास जो कि 28 है। ठीक है, अब आप सबसे पहले यहाँ पे लिख लीजिए मास ऑफ इथीन ये कितना आ रहा है आपके पास? 28 ग्राम ये मॉलिक्यूलर मास होता है। ठीक है, जबकि मास ऑफ इथीन जो इसने गिवन आपको दिया हुआ है वो कितना है? 2.8 ग्राम। ठीक है, क्वेश्चन में इसने आपको दिया हुआ है कि 2.8 ग्राम है। मास ऑफ ऑक्सीजन इसने कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में आपको? 6.4 ग्राम है। क्या चीज़ आपको मालूम करनी है? कार्बन डाइऑक्साइड का मास मालूम करना है और लिमिटिंग रिएक्टेंट मालूम करना है। सबसे पहले इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, दोनों जो रिएक्टेंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं इसके मासेस को इस्तेमाल करते हुए इनके नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कर लीजिएगा। मोल मालूम करने का तरीक़ेकार क्या होता है पहले भी आपको पता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना है? 2.8 इन केस ऑफ इथीन। मॉलिक्यूलर मास आपने अभी कैलकुलेट किया 28। इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, 0.1 इसका आंसर आ रहा है। अब आ जाए आप ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन का गिवन मास कितना है? 6.4। एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो है अगर इसका मॉलिक्यूलर मास आप मालूम करें तो कितना हो जाता है? ये हो जाता है 32 ग्राम। आप यहाँ पे 32 लिख लें, 6.4 को डिवाइड कीजिएगा 32 से 0.2 आएगा, क्योंकि सिंपल कैलकुलेशन है, करके नहीं दिखा रही यहाँ डायरेक्ट। ठीक है, आपके पास मोल्स ऑफ इथीन आ गया, आपके पास मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आ गया।
अब आपको ये मालूम करना है कि इन दोनों में से कौन सी चीज़ लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो हम इस इक्वेशन को आगे फॉलो करेंगे। इससे पहले एक मरतबा मोल रेशो देख लीजिए कि 1 मोल ईथीन से 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन से 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। यानी इन दोनों का रेशो क्या है 1:2 और इन दोनों का रेशो क्या है 3:2। इतनी सी बात याद रखिएगा। नेक्स्ट पेज पे मूव करें अब हम। जी स्टूडेंट्स, अब हमने करना क्या है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन के हिसाब से 1 मोल ऑफ ईथीन जो है इससे 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बन रहे हैं। इसका मतलब अभी जो हमने ईथीन के मोल्स कैलकुलेट किए थे 0.1, उससे कितने बनेंगे? सिंपल सी बात है, आपने क्या करना है 2 को ऊपर रखना है, 1 को नीचे रखना है, मल्टीप्लाई कर देना है 0.1 से। आपके पास किसके मोल्स आ जाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड के। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ क्या होगी? अब आपने मोल कंपैरिजन करना है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का। उधर मोल रेशो क्या था? 3:2 था। इसका मतलब 3 मोल्स ऑक्सीजन जो है वो 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा था। तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन से कितना बचेगा? 2/। ठीक है। अब 0.2 जो आपने कैलकुलेट किए थे ऑक्सीजन के लिए, उसके हिसाब से कार्बन डाइऑक्साइड कितना कंज्यूम हो रहा है ये देखें, 2/3 मल्टीप्लाई बाय 0.2। इनको कैलकुलेट कीजिए, कितना आ रहा है? 0.133 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आपने कैलकुलेट करना इन दोनों में से छोटी वैल्यू किसकी है। 0.2 वैल्यू छोटी है, 0.133 मोल्स छोटी है। जाहिर सी बात है आप कहेंगे कि मिस ये वाली वैल्यू छोटी है। तो छोटी वैल्यू का मतलब होता है ये ज़्यादा जल्दी ख़त्म होने वाली है, इसको आपने पहले देख लेना है। यही आपकी लिमिटिंग रिएक्टेंट है। इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय ऑक्सीजन इज़ लेस, देयरफॉर ऑक्सीजन इज़ लिमिटिंग रिएक्टेंट। क्योंकि इसके मोल्स जो है वो कम आ रहे हैं, तो ये क्या है? लिमिटिंग रिएक्टेंट है। ये सिस्टम में से पहले ख़त्म हो जाएगा। फर्स्ट आंसर तो आपको पता चल गया कि लिमिटिंग रिएक्टेंट में हमने दोनों के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करके उसका कंपैरिजन कर लेना है, जिसके कम आएंगे वही लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। अब दूसरी चीज़ क्या है? आपके पास अमाउंट निकालना था आपको कार्बन डाइऑक्साइड का। तो जो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ से मिले थे उसको रखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से। आपके पास आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 5.852 ग्राम। इसे चाहे तो करके देख भी लीजिए ताकि आपके पास एक सेटिस्फैक्शन हो जाए। 0.133 इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 44 से, आपके पास आंसर आ जा रहा है 5.825। ठीक है। बाकी भी ये तमाम कैलकुलेशंस एक मरतबा क्रॉस कर लीजिएगा। बाज़ औक़ात ये होता है कि कभी कभी कैलकुलेशंस में मिस्टेक्स भी आ जाती हैं। ठीक है। अच्छा, अगली एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं अब हम। ये अगली एग्जाम्पल क्या है आपके पास? ये भी कुछ लिमिटिंग रिएक्टेंट से ही रिलेटेड है, इसको देख लें आप। और इसमें क्या होगा? एल्युमिनियम नाइट्राइट है। ठीक है। ये किससे मिलके बनती है? एल्युमिनियम के साथ मिलके बनती है और नाइट्रोजन गैस के साथ मिलके बनती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आपने करना क्या है? ये आपसे कह रहा है कि 700 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक रिएक्शन हो रहा है जिसमें एल्युमिनियम की 2 एटम्स जो हैं मिलकर नाइट्रोजन गैस के साथ 2 एल्युमिनियम नाइट्राइट फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है। अभी कहता है 67.5 ग्राम एल्युमिनियम एंड 140 ग्राम नाइट्रोजन गैस है। ये दोनों आपस में रिएक्शन कर रही हैं। आपको 3 बातें मालूम करनी है। लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होगा, एल्युमिनियम नाइट्राइट जो है इसका कितना मास प्रोड्यूस होगा, और साथ में जो एक्सेस रिएक्टेंट है यानी इन दोनों में से जो बच जाएगा एक्सेस जो रिएक्टेंट होगा उसका मास कितना होना चाहिए। इसने आपकी सहूलत के लिए आपको एल्युमिनियम का एटॉमिक मास दे दिया और नाइट्रोजन का भी एटॉमिक मास दे दिया। अब आप सबसे पहले तो क्या करेंगे? देखें, आप बिल्कुल वही प्रोसेस करेंगे जब मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि इन दोनों के पहले नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लीजिए। इसके लिए आप गिवन मास को डिवाइड करते हैं उसके एटॉमिक मास से या मॉलिक्यूलर मास से, जो भी चीज़ आपको गिवन होती है। एल्युमिनियम के केस के लिए मालूम करें, ये 62 को करेक्ट कर लीजिएगा, ये 67.5 है। ठीक है, उसी से आपका आंसर आएगा। 67.5 को डिवाइड कर देंगे आप 27 से, जो कि इसका एटॉमिक मास है एल्युमिनियम का। एज अ रिजल्ट आपके पास 2.5 मोल्स आ जाएंगे एल्युमिनियम के। नाइट्रोजन के केस में आप क्या करेंगे? आपको 140 ग्राम गिवन मास दिया हुआ, इसको आप डिवाइड कर देंगे नाइट्रोजन के मॉलिक्यूलर मास से, जो कि कितना होता है 28। आपको पता है किस तरीके से निकाला जाता है? एक नाइट्रोजन का होता है 14, 2 का कितना हो जाएगा 28, ऐसे आ गया ये। ठीक है। अब आप आ जाओ बैलेंस, इसकी जो इक्वेशन बैलेंस है इसके हिसाब से इसके मोल रेशो पर। सबसे पहले आप एल्युमिनियम और एल्युमिनियम नाइट्राइट का कंपैरिजन करेंगे, यानी इसका और इसका करेंगे। इसके 2 मोल्स है और इसका भी 2 मोल्स है। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि 2 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम नाइट्राइट से 2 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम से 2 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम नाइट्राइट फॉर्म हो रहा है। ठीक है। तो 1 मोल से कितना होगा? 2 डिवाइडेड बाई 2। अभी जो आपने 2.5 मोल्स एल्युमिनियम के कैलकुलेट किए उससे कितना होगा? 2 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2.5। 2 से 2 काट दीजिएगा, 2.5 मोल्स ही बच जाएंगे। ये किसके लिए हैं?
ये कंपैरिजन है एल्युमिनियम और एल्युमिनियम नाइट्राइड का। तो जो नंबर ऑफ मोल्स है किसके आ गए, ये आ गए आपके पास एल्युमिनियम नाइट्राइड के। ठीक है, अब आप किसके लिए कैलकुलेट करेंगे, अब आप नाइट्रोजन के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, इतने मोल्स याद रखिएगा। नेक्स्ट पेज पे मूव कीजिए जी स्टूडेंट्स। तो अब आपने क्या करना है, मोल कंपैरिजन करना है नाइट्रोजन का और एल्युमिनियम नाइट्राइड का। मोल रेशो आपको मैंने भी दिखाया था कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन जो है उससे 2 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम नाइट्राइड फॉर्म हो रहा है। तो जो हमने 5 मोल्स कैलकुलेट किए थे नाइट्रोजन के, उससे कितने होंगे, सिंपल सी बात है 2 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये हो जाते हैं 10 मोल्स। अब अंडरस्टूड है, एक तरफ आपके पास है 10 मोल्स और दूसरी तरफ है आपके पास कितने 2.5 मोल्स। तो जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्युमिनियम नाइट्राइड है जो कि एल्युमिनियम से प्रोड्यूस हो रहे हैं वो कम है, कितने थे, वो 2.5 थे। इसका मतलब वही आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट है। पहली चीज़ तो आपको पता चल गई। अब ये कह रहा है कि इसका अमाउंट जो है एल्युमिनियम नाइट्राइड का ये कितना होगा। सिंपल सी बात है, अभी आपने कैलकुलेट किया, जो लेस रिएक्टेंट था वो 2.5 था, उसको मल्टीप्लाई कर दें आप एल्युमिनियम नाइट्राइड के मॉलिक्यूलर मास से। कैसे निकलेगा, एल्युमिनियम का है 27, नाइट्रोजन का है 14, दोनों को ऐड कर लीजिएगा 41 आ जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके मॉलिक्यूलर मास से, आपके पास आ जाएगा गिवन मास किसका, एल्युमिनियम नाइट्राइड का। ठीक है, कौन सी नंबर ऑफ मोल्स आपने इस्तेमाल किए थे, जो कि लिमिटिंग रिएक्टेंट से आपने कैलकुलेट किए थे। इतना काम करने के बाद अब आपको दूसरी चीज़ भी पता चल गई कि जो एल्युमिनियम नाइट्राइड का मास है वो इतना है। नेक्स्ट जो अब आपके पास बचेगा वो होगा एक्सिस रिएक्टेंट। इसको कैसे मालूम करेंगे आप, एक्सिस रिएक्टेंट का मतलब कितना रिएक्टेंट बच गया। आपको पता चल गया था कि 2 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम जो वो कंबाइन हो रहे थे 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन के साथ। तो अगर 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम कंबाइन होंगे तो क्या रेशियो होगा, 1 को डिवाइड कर दीजिएगा 2 से, किसके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे यहाँ पे, नाइट्रोजन के। अब आप ये बताइए कि जो आपके पास समझ लीजिए कि लिमिटिंग रिएक्टेंट था, उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने थे, 2.5। इस 2.5 के हिसाब से अगर आपको कैलकुलेट करना हो कि 2.5 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम अगर कंबाइन होंगे तो कितने मोल ऑफ नाइट्रोजन देंगे, तो सिंपल 1/2 को ऐसा ही रखिएगा, 2.5 को इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा 1.25 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। क्लियर। अच्छा, अब ये 1.25 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन ये रहे, और इससे पहले आपने जो कैलकुलेट किए थे नाइट्रोजन के मोल्स बिल्कुल स्टार्ट में, वो कितने थे, 5 मोल्स थे। तो आप इस 5 मोल्स में से ये 1.25 मोल्स को माइनस कर दो, आपके पास कितना आ जाएगा, 3.75 मोल्स। अब इस 3.75 मोल्स, ये तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए, इसलिए आपसे पूछा था कि अमाउंट कितना आएगा ना एक्सिस रिएक्टेंट का। तो आपने जस्ट क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर देना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन से, जो कितना होगा 28। कैसे आता है आपको पता है, ये 2 नाइट्रोजन जो है इसके जो मासेस है उनको आपने क्या करना है, ऐड कर देना है, यानी 14 में 14 ऐड कर देंगे, क्या आंसर आएगा 28। तो बस इस 28 को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 3.75 से, आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 105 ग्राम। क्लियर हो गई बात। इस तरीके से आपको तीनों बातें पता चल गई कि एक्सिस रिएक्टेंट आपका कितना कैलकुलेट हुआ। क्लियर हो गई। अच्छा जी, ये सेल्फ असेसमेंट मैंने सॉल्व कराया हुआ है, सेल्फ असेसमेंट की वीडियो में जाके सीधा देख लीजिएगा। एक लास्ट टॉपिक बचा है थ्योरेटिकल यील्ड और प्रैक्टिकल यील्ड से रिलेटेड, और इससे रिलेटेड थोड़े से न्यूमेरिकल्स, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है तो उसका तीसरा छोटा सा पार्ट जो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द मैं शूट कर दूंगी। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ इसको अपने क्लास फेलोज़ में ज़रूर शेयर किया कीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया कीजिए, ताकि बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी इससे फ़ायदा हो सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खूब दिल लगा कर पढ़िएगा, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।